वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी और मौशी गैर यकीनी और बहरान से भरपूर साल 2023 का आखिरी सूरज आज ढल चुका है। जनवरी 2023 में पंजाब और केपी की असेंबलीज तहलील हुई, जिसके बाद इन सूबों में केयर टेकर्स राज आया जो अब तक कायम है। अदालतों में इंतखाबात के इनकाद के लिए कानूनी जंग का आगाज हुआ। इस दौरान पीटीआई के बानी चेयरमैन नफरत और तकसीम की सियासत में मजीद तेजी लाए और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई को भरपूर हवा दी। फरवरी में इन्होंने सो कॉल्ड जेल भरो तहरीक का आगाज किया, जिसके तहत वो खुद जेल जाने को तैयार ना थे, लेकिन कारकुनों को हर हद तक जाने के लिए उकसाते रहे। इसी जहन साजी का नतीजा था कि 9 मई को पीटीआई बानी चेयरमैन की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज में जो है वो पीटीआई कारकुनों ने फौजी तनसीबात पर हल्ला बोल दिया। मखदूश माशी हालात में इंतशार की ऐसी आग जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन अगस्त 5 को दोबारा गिरफ्तारी हुई, मगर मुल्क में आज सब मामूल पर रहा। यूं खुद को रियासत से बरतर समझने का बाब बंद हुआ। अगस्त में कौमी के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असेंबलीज भी तहलील हुई। इंतखाबात को 90 रोज़ में कराने समेत मुतअद्दिद अहम कानूनी मामलात भी आला अदालतों में ज़ेरे गौर रहे। सियासी हंगामा खेजी से भरपूर साल 2023 के अक्टूबर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आए। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को 2024 को जो है वो इंतखाबात के इनकाद की तारीख मुकर्रर की और 16 दिसंबर को स्केड्यूल जारी हुआ। लेकिन इन दोनों अवामिल के पीछे सुप्रीम कोर्ट का मरकजी किरदार था। साल 2023 की हंगामा खेजी अभी थमी नहीं है, बल्कि 2024 के आम इंतखाबात तक जारी रहेगी। लेकिन क्या 2024 में सियासी इंतशार ख़त्म हो पाएगा या नहीं, यही सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब। हसन, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। साथ ही साथ हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले सुनवाना चाहती हूं कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्या कहा और फिर बात आगे वहां से चलती है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अच्छा हसन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इसको जो आपके खिलाफ एक बायस आ रहा है उसको आप जो है वो ख़त्म करें। लेकिन फिर हम देखते हैं कल की डेवलपमेंट्स जो कल हुआ। बकौल लतीफ़ खोसा साहब के 90% लोग जो हैं पीटीआई के जो उनके कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स मुस्तरद हुए हैं। कल की डेवलपमेंट्स के बाद ये जो तासुर है कि एक पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या उसको तक़वियत नहीं मिली? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया साहिबा। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे थे हमें नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिए गए। तो फिर अगर फाइल नहीं करने दिए गए तो फिर जो 90% या 1000 के करीब वो कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, मुस्तरद हुए हैं, तो फिर वो खलाई मखलूक के थे या पीटीआई के थे? क्वेश्चन तो ये भी है ना। लेकिन वो तो पहले उन्होंने कहा जब इलेक्शन कमीशन देर तक खुली रही, फिर उन्होंने कहा हमने रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल किए हैं, तो वो भी उन्होंने कहा अगर इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, चले इलेक्शन कमीशन के आरओज का बायस है, तो जो आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिसमें बैठे हुए हैं, क्या वो भी अंडर इन्फ्लुएंस हैं? यानी बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनको ये लोग अपने जो है वो अपने ट्वीट्स के अंदर या अपने वीडियो के अंदर जो पैगामात हैं खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो वो जजेस भी इसका हिस्सा हैं इन ट्रिब्यूनल्स का। तो उम्मीद है कि जो सच है और इंसाफ होगा। और बज़ाहिर बात यह है कि असल में हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर कुछ सोसाइटीज़ के ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि कानून से ख़ुद को बालातर समझते हैं, और हमारी वकला बरादरी भी उसमें शामिल है। अब वकला जो हैं वो यानी फ़ीस देते हैं कैश के अंदर, और वो अपनी इनकम जो है वो सही तरीके से ज़ाहिर नहीं करते। जो रिटर्न्स वो फाइल करते हैं अपने FBR को जो जमा कराते हैं, इसके अंदर डॉक्टर साहिबा प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर बहुत से वकला ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डेंस जो है वो अपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किए, तो जब जो डिक्लेरेशन उनका मिस डिक्लेरेशन बन जाता है, इस बेसिस के ऊपर उनके जो नॉमिनेशंस हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। अब वैसे तो वकला के हवाले से
आपको वैसे ये तासुर मिलता है कि वो कानून को, आइन को और जो ये बुक वर्क होता है इसको बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अमूमी तौर पर जो लोग जिनका अपना ये काम होता है वो लोग दूसरे लोगों के तो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने काम को वो नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और यही केस हुआ है पीटीआई के इनके साथ, और इनको मालूम था कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है। इवन देन उन्होंने इस किस्म की गलतियाँ क्यों की? और ये खाली आज पीटीआई नहीं, माजी करीब के अंदर जब सेनेट के इलेक्शंस थे तो परवेज़ रशीद साहब इस सब तमाम एक्सरसाइज से गुजर कर जा चुके हैं कि जब इवन देन वो कल कोई ज़ेर-ए-ताब थे, आज कोई ज़ेर-ए-ताब मौका दिया ना जी उन्होंने भी। अगर परवेज़ रशीद साहब ने मौका दिया था तो वो सिस्टम ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, तो फिर रेस्ट हाउस का था, मुझे याद पड़ता है, ये पंजाब हाउस का था। हाँ। तो अब शेख रशीद साहब भी उसी किस्म की चीज़ के अंदर आ गए। इस तरह दीगर काफ़ी वकला जो हैं इनके 40 या 50% लोग उसी किस्म की गलतियों में आ चुके हैं, मिस डिक्लेरेशन के अंदर आ चुके हैं, और बजायर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर को बहुत बड़ी तादाद में ये लोग क्लियर भी नहीं होंगे, क्योंकि आरओ को मालूम है कि आगे मामला चला जाना है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर, तो वो ऐसा फैसला क्यों करे कि 4 दिन के बाद उसको शर्मिंदगी का सामना जो है वो करना पड़े, और वही उम्मीदवार दोबारा बतौर उम्मीदवार उसके सामने घूम रहा हो, तो ये फिर आरओ के लिए शर्मिंदगी का बायस बात बनती है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अब जिस तरह अजहर सदीक साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बता रहे थे कि तजवीज़ और तायद कुरिंदा उस मुतलका हल्के का ही नहीं था, वो दूसरे हल्के का आप तजवीज़ और तायद कुरिंदा उठा कर लेकर आ रहे हैं, और फिर अगर आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं तो फिर किसी का कसूर तो नहीं है। लेकिन कसूर तो आपका अपना है। वो ठीक है, वो उनकी विजिलेंस होनी चाहिए थी, बट हमने एक और चीज़ भी देखी है कि आखिरी टाइम पे जब हल्के बदलते हैं तो कभी कभी सरप्राइज आपको भी मिलता है। आप जब पहुंचते हैं कि जी अच्छा मेरा हल्का तो ये था, अब हल्का बदल गया है, ये माजी में हुआ है या करवाया गया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बट आई एग्री कि विजिलेंस होनी चाहिए थी, पीटीआई को पता था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ज़्यादा इसमें यह है कि एक जो विशेष साइकिल चलती है, कल किसी और के खिलाफ जो है वो कार फरमा थी, आज किसी और के खिलाफ जो है वो कोई और इसके ज़ेर अताब है। बट अजहर सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। अजहर साहब, आपने हसन की गुफ्तगू सुनी, जो वो बात कह रहे हैं आप उससे किस हद तक जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं, स्पेशली गिवन द सर्कमस्टांसेस कि अगर इतने लोगों के जो हैं वो पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं, तो आज सिर्फ पीटीआई नहीं बात कर रही, आज दीगर पार्टीज और भी हैं जो बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा बायस किस्म का जो है वो रोल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। हम तो कंसिस्टेंटली आज से हम बात नहीं कर रहे, हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो ज्यादती है वो तो तारीख रकम हो चुकी है। और ये जितने रिकॉर्ड पेपर, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है और पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा उसमें कि इसमें इस तादाद के अंदर। अच्छा देखिए इलेक्शन कमीशन का बायस रोल कहां से रहा है। अगर आप देखें 90 दिन के इलेक्शन, तोशाखाना का केस, प्रोहिबिटेड फंडिंग अगर आप उठाकर देख लें, तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन देख लें, इंट्रा पार्टी, कोई एक पार्टी बता दे जिसके अगेंस्ट ये सारे एक्शन चल रहे हैं। अब आते हैं इनकी तरफ। अब चूंकि वजह ये है, हम लोगों ने इंतजामिया से आरोज लेने का बड़ा वाज़ेह तौर पर केस लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया और अल्टीमेटली वो कह दिया कि ये सब ठीक है। अब तो हमारे कहे हुई बात साबित हो चुकी है। और इसमें बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने इश्तिहारी को कह दिया है कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, किसी के बारे में कोई असेसमेंट नहीं है। मैं अब तक कोई तकरीबन 600 नॉमिनेशन पेपर दे चुका हूं और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसमें से 99% नॉमिनेशन पेपर अपीलेट ट्राइब्यूनल से एक्सेप्ट हो जाने हैं। ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात, सिर्फ 5% के करीब ऐसे रह जाएंगे। यानी किसान आर्टिकल 62 और 63 तो पढ़ते नहीं है ना, अगर 62 और 63 पढ़े फिर ठीक है, लेकिन इन आरओ की ट्रेनिंग नहीं की गई, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि ये फैसले भी कहीं और से लिखे आए हैं। अब आते मिसाल के पर मैं अपनी बात बताता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, जिस सिमत में चीजें चल रही हैं, उसको जरा उस एंगल से सोचना बड़ा जरूरी है। अगर आप उस एंगल से सोचेंगे तो आपको बड़ी चीजें वजाहत से सामने आएंगी। यानी वजह क्या है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग ही नहीं कोई। मैं 2013 से लगा हूं कि आर्टिकल 62 और 63 पे अमल दरामद करना है, तो किस तरह करना है, मैंने किस तरह करना है। यानी मैंने कहा कोई एक डाटाबेस बना ले भाई, कोई टैक्स डिफॉल्टर है, कोई लोन डिफॉल्टर है, कोई दोहरी शरीयत वाला है, किसको सजा याफ्ता है, कोई मुश्किल काम है ये डाटाबेस बनाने के लिए? बड़ा आसान काम है। मैं एक अभी आपको फखर इकबाल है अपना ना इधर से विहाड़ी से, उनका मैंने एक ऑर्डर पढ़ रहा है, वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा जी एक रिपोर्ट दी है असिस्टेंट कमिश्नर ने कि ये जमीन एक कमर्शियल है, कमर्शियल पे उसने कोई लायबिलिटी आज निकाल दी है। वो भी आज की लायबिलिटी का ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये लायबिलिटी तो पिछले 30 जून की लायबिलिटी हो रही है। सनम जावेद का अभी ताजा तरीन बिल जमा नहीं हुआ,
वो ताज़ा तरीन बिल का क्या ताल्लुक है, वो तो 30 जून की है। और इमरान खान साहब के जो हवाले से बात कर रहे हैं ना, हसन हमारे भाई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं हुआ क्या, जरा बड़ी मजेदार बात है। प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से बात है। 30 नवंबर को जो है ना वोटिंग लिस्ट से फ्रीज हो गई। अब हमने जब और 16 दिसंबर को आ गया इलेक्शन शेड्यूल। अब इलेक्शन शेड्यूल वाले जिस दिन आया उससे पहले जो डाटा निकाल लिया वो डाटा हमारे पास आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से एक आया फैसला लाहौर हाई कोर्ट से, इन्होंने इनकार किया, जिस तरह हमने इनकार किया ना उसमें इनकार करते ना उस केस के अंदर, और बाकायदा मिली भगत के साथ बैठकर वो फैसला मान लिया और हल्के तब्दील कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ठीक रही है उसमें, ये मैं आपको हकायक से बता रहा हूँ। और जब ये आज़ाद सिद्दीकी साहब माज़रत के साथ मेरा ख्याल है मुझे तो ये इस बात का जो आप ये बात कर रहे हैं इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा चलती है। तो दिस वाज माय गेस वर्क कि ये शायद हुआ होगा, यही हुआ होगा, बिकॉज प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही एक नजर आती है। जी यही डॉक्टर साहब बड़ी मजेदार बात बताऊँ आपको, बड़ी मजेदार बात बताऊँ। अच्छा वो यहाँ आ गए तो हमने बाकायदा जो है ना सेकेंडर प्रपोजल का एफिडेविट दिया। उसने कहा मैंने हर चीज वेरीफाई कराई। हमने रिटर्निंग अफसर को कहा भाई इसका काउंटर एफिडेविट लिखा ले। और बड़ी मजेदार बात है कि जो डीलिमिटेशन के हवाले से सारा मामला तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भाई हम डे 1 पे आ गए। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, आप हमें कंसिडर करें उसी हल्के के। अगर आप नहीं मानते, अगर आप फिर भी डाउटफुल है, यहाँ तो लाखों लोग बैठे हुए हैं। मैं उसको रिप्लेस करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था अगर ये सिर्फ इसी बात पे आपने जा रहा है तो ये ले सेकेंडर और बड़े हुए। तो ये अगर देखा जाए बदनीति का एलिमेंट बैलेंस लॉ। और कमाल की बात है रिटर्निंग अफसर कहता है कि जाकर कंटेम्प्ट फाइल कर ले। वो मैंने उसको कहा कि तुम बायस्ड हो, भाई तुम अपना ज़हन पहले ही दे दिया हुआ है। और जो फैसला माशाल्लाह लिखा है, अंग्रेजी तो हमें भी समझ आती है, हमें भी समझ आती है। राइट, उससे आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैलिफाइड इंटेंट नजर आता है, वाज़े नजर आता है। नज़ीर लगारी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में जो है अगर उसके पेपर्स जो हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं और इलेक्शन से बाहर रखने की जो है वो कोशिश हो रही है, तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या रह जाएगी? मेरा ख्याल है कि इसके बारे में ठीक जवाब जो है वो आज़ाद सिद्दीकी साहब ने दे दिया है। ये सारे कागजात बहाल होंगे और सारे कागजात अपील में जाएंगे और ये सारे लोग जिनको इलेक्शन से बाहर निकाला गया है ये सारे लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट की और इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया की 2 साल से कोशिशें ये रही हैं कि एक शख्स जो 2022 के जनवरी फरवरी में पाकिस्तानी अवाम के लिए बदतरीन नाकामी और नफरत का निशाना बना हुआ था, उसकी इज्जत को बहाल करना था और उसको इतना पॉपुलर बनाना था कि हाइब्रिड रिजीम जो है वो जो सिस्टम लाना चाहते थे कि जनाब एक ऐसा सिस्टम हो, वो लाने के लिए दोबारा कार्रवाइयां शुरू की गई। जिस तरह से काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से आइन साजी की गई सहूलतकारी के लिए, जिस तरह से आइन साजी की गई और आइन में ये तो 62-63 की बात इंतहाई काबिल एहतराम हमारे आज़ाद सिद्दीकी साहब ने की है। 62-63 के अंदर भी जो नहीं लिखा हुआ है वो भी फैसलों में लिखकर और सहूलतकारी की गई और उन अरकान असम्बली ने जिन्होंने जाकर वोट दिया था कहा नहीं वोट भी आपका नहीं गिना जाएगा, सीट भी आपके पास नहीं रहेगी, ये थी सहूलतकारी। और उसके बाद से अब तक और जो इनकी पॉपुलरिटी बनाने और उसको और ज्यादा बामे उरूज तक पहुंचाने का अमल किया गया है, उसके नतीजे में आखिरी अमल ये था, ये भी सबको अरेंज था कि इनके इतने कागजात रिजेक्ट कर दिए जाएं, एक मजलूमियत का तासुर जाए और एक पॉपुलर होने का तासुर जाए। तो आपका मतलब है जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, आप भी उससे मुत्तफिक हैं कि तराजू के पलड़े जो हैं वो लाडले की तरफ झुकाए जा रहे हैं? आप भी उस परसेप्शन से मुत्तफिक हैं? मैंने नहीं सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा। ये मेरा अपना परसेप्शन है। मैंने कभी इस पॉइंट उसको नहीं रिजेक्ट किया है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ और 2 साल से कह रहा हूँ और 2009 अप्रैल को जब एक ड्रामा किया गया और आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर मैंने उस दिन से कह दिया था कि ये लाडला है और लाडले के लिए आइन को सबोताज किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लगारी साहब बिल्कुल आप ये कहते आ रहे हैं, मुझे एक चीज का जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, एक प्रोसेस लेंथी हो सकता है, इलेक्शन इससे डिले हो सकते हैं?
कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको इलेक्शन में लाया जाएगा, इनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा, इनको इलेक्शन जिताया जाएगा। और उसमें हारने वालों से मुझे कोई गर्ज नहीं है कौन उसमें हार रहा है कौन नहीं हार रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इनके जीतने से मुझे खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुझे पाकिस्तान हारता हुआ लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर करने वाला नहीं है। ये पॉपुलर को बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, कोई बेनिफिट नहीं है। अजीज साहब क्विकली आप क्या कह रहे हैं? मैं हसन की तरफ पर जाऊंगी जी। मैं बड़ी और पंजाबी में मेरी वालदा कहा करती थी, बकरी अपनी जान तो गई ते खान वाले स्वाद ना आया। बकरी ने अपनी जान दे दी और गोश्त खाने का स्वाद नहीं आया। मुझे बड़ा दुख हुआ आज लगारी साहब की बातों के ऊपर कि यहाँ इस मुल्क का तिया पांचा हो गया, सत्यानाश हो गया। किसने कहा था कि सियासी जमातें ना होने देती, सियासी जमातें खड़ी हो जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? तो ये नहीं होना था, क्यों होने दिया इन लोगों ने? ये तो आप अंदाजा लगाएं कि लाडला हरे को तहरीक इंसाफ तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो ये कहते थे कि जी हम नंबर्स के लिए उनके पास जाते थे, कहते थे नंबर्स पूरे करके दो। आज बाजवा साहब ये कहते हैं कि जी डॉन लीक्स कुछ नहीं था, वो कोई चीज नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ को तो फैसिलिटेट उस वक्त सारे कर रहे थे ना, वो तो एक फैसिलिटेशन हो रही थी। अब तो जी डॉक्टर साहब छोटी सी बात याद रखें, 2018 अगस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अप्रैल 2008 महीनों में राब्ता हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। चले सर, लेकिन सर नंबर्स तो पूरे करके उसके बाद देते रहे ना, उनके लिए सारा काम जो है वो करते रहे। लोग उठाए भी गए, लोग गायब भी हुए, जो उसको छोड़े वो चले आगे। मैं हसन की तरफ चलती हूँ। करने होते तो तहरीके तो मेरे पास आती ही ना तहरीके तो अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब 2018 से लेके 2022 का जो सफर है उसमें काफी उतार चढ़ाव, जो सेम पेज वाला था ना वो नीचे ऊपर और फिर नीचे की तरफ जाता रहा, तो वो चीजें जो है वो बदली ना। ये तो बात है। ये तो हम नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने फैसिलिटेट नहीं किया। बट हसन आपको अगर चले आपका पॉइंट सिद्दीक़ साहब, आपका पॉइंट आ गया, सिद्दीक़ साहब पॉइंट आ गया। हसन आप ये कह रहे हैं कि ये बहाल नहीं होंगे, दोनों मेहमान कह रहे हैं नहीं होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे। आप ये करते हैं कि देखिए कम से कम भी हुए ना, यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे नंबर को मैं तो 60% कह रहा था कि रिजेक्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको भी हाफ कर दें तो 30-35% तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे। ये तो मतलब जरी बात है, केस टू केस वेरी करता है। किसी केस में कुछ थोड़ा सा ऑप्शन आपको मिल सकता है। दूसरा, मेरे प्यारे भाई हैं अजहर सिद्दीक साहब, बड़े भाई हैं मेरे, अगर वो ख्वाजा आसिफ की ये बात मानते हैं कि जी 8 महीने बाद राब्ता हो चुका था, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की पूरी बातें माने ना। वो तो इमरान खान साहब को ज़कात चोर भी कहते हैं, वो बात माने, फिर आप वो बात नहीं मानेंगे क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया था कि जी हमारा 8 महीने बाद राब्ता हो चुका था और फिर हम ये और वो पंजाब हमें मिलने की बात हो रही थी। तो वो बात अजहर सिद्दीक साहब हर प्रोग्राम में मेरे साथ ये बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। तो फिर वो ज़कात चोर कहते हैं, माने फिर उस बात को। फिर वो ये कह रहे हैं कि उस्मान डार की और फैमिली जो है पूरी ड्रामेबाजी कर रही है, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात भी माने। फिर आप ये कह दें कि वो कहते हैं जी कि ये तहरीके इंतशार है, ये तहरीके इंसाफ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि 9 मई में बाय डिज़ाइन उन्होंने मुल्क के ऊपर हमला किया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात भी माने। फिर वो कहते हैं कि जी 2018 में इंतखाबात जितवाए गए, तो उनकी वो बात भी माने। तो वो कह रहे हैं कि इनको खुसूसी सहूलतकारी आज भी मिल रही है, जजेस से भी मिल रही है और किसी और सेक्शन से भी मिल रही है, तो वो बात भी माने। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो बात कर दी एक टेलीविजन इंटरव्यू में, उस बात को मानेंगे। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब की तमाम बातें जो कि इनके अगेंस्ट जाती हैं, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। लेकिन इससे आपको जो है वो आप समझते हैं कि इलेक्शन अगर ये इतनी बड़ी तादाद में जैसे ना 60 आप कह रहे हैं 30% जो है रिजेक्ट होंगे, बाकी जो है 70% अगर 35-40% तो बहुत कम भी करें। लेकिन एक मैमथ एक्सरसाइज तो होगी ना, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, उसके बाद जो है उसके अगर नहीं वहाँ से फैसिलिटेशन मिलती, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट फोरम एंड द लास्ट फोरम। इस पे मैं नहीं कह रही, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी कह रहे हैं, जस्टिस साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि लगता है कि जैसे इलेक्शन जो है वो शायद डीरेल करने की जो है वो कोशिश हो रही है, जिस किस्म की इकदामात इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं। डीरेल होता नजर आता है आपको इलेक्शन? देखिए, कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये डीरेल हो जाए, लेकिन वो कुव्वतें ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और ना पाकिस्तान की अदलिया है।
आपकी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है और अदलिया दोनों पुरअज़म हैं इंतखाबात को वक्त पर कराने के हवाले से। और मेरी बात ये मानेंगे नहीं, वो तो कहते हैं कि फ्री फेयर और जो इम्पार्शियल इलेक्शंस को यकीनी बनाना है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी अज़्म है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अज़्म है। तो जुडिशरी के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान हैं वो तो डिटरमिन है मुल्क में इलेक्शंस के इस तरीके से इनेकाद के हवाले से। बाकी को प्रोसीजरल को इशूज़ यकीनी तौर पर मौजूद होते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं हमेशा अब दूसरे चौथे प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आप इलेक्शन कमीशन साल 2023 में 5 मरतबा उसने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन वो उसके बाद तब्दील नहीं हो पा रहे। अब कुछ ऐसी कुव्वत है जो कि उनको रोक रही है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि यार आपको पता है कि आप जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और आईजी इस्लामाबाद को अगर निकाल दिया गया तो क्या होगा। मैंने पूछा क्या होगा, कहते हैं ये आसमान जो है ना होल्ड हुआ हुआ, ये इस्लामाबाद के ऊपर गिर जाना है। तो मैंने कहा वाकई आप सच कह रहे हैं? कहते हैं यार मैं तंज कर रहा हूँ। ये बेसिकली कुछ लोगों के इंटरेस्ट कपल्ड होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट की वजह से इन लोगों को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब टेस्ट केसेस आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के अगर हर फैसले को स्टे करेगी अदलिया तो फिर वो इस मामले को किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इंतखाबात किस तरीके से वो फ्रीली और फेयरली करा पाएंगे, ये क्वेश्चन है। अभी अदालतों की जो ड्राई क्लीनिंग है, ये अदालतों के अंदर से जो की स्क्रूटनी है, जो उस स्क्रूटनी से इलेक्शन कमीशन को भी गुजरना पड़ रहा है और ये गुजरने की वजह से यानी उनको मुश्किलात का सामना भी है। और अब लीगल बैटल्स जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों गर्म हो जाएंगी। आपको बहुत से मुकदमात वहां पर जो है उनकी समाअत होती है आपको दिखाई देगी। और इस पॉइंट के ऊपर पीटीआई को तमाम इदारों के ऊपर एज है, क्योंकि इनकी अब पार्टी जो है वो तमाम वकला के ऊपर मुश्तमिल है और इतने काबिल वकील हैं जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब हैं। बिल्कुल जी। अच्छा अजहर साहब, एक चीज़ ये तो चले सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही हैं, शायद रिलीफ भी मिल जाना चाहिए, जहाँ जहाँ जो है वो गलत फैसले हुए हैं वहाँ मिलना भी चाहिए और ऑब्वियसली आप लोग कंटेस्ट भी करेंगे। पर कुछ इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो ताल्लुकात पीएमएलएन के ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि जी इन पे तो ताहयात क्रॉस लग गया है और ये आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद जब पीटीआई ने जो है वो 9 मई का जो है वो वाक़या हुआ तो मज़ीद उनके लिए पीएमएलएन के लिए स्पेस जो है वो बनी, उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, एक रिप्रोचमा हुआ। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सिस्टम में। क्या वजह है कि आप लोग वो उस तरह वो रिप्रोचमा की तरफ नहीं जा रहे? बिकॉज यू एंड आई बोथ नो कि जब तक वो रिप्रोचमा नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आप लोगों की तरफ से ये आता है कि आप कहते हैं कि जी नहीं, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो भी व्लॉगर्स हैं या फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, फिर आपका वर्चुअल जलसा होता है जिसमें उनको भरपूर स्पेस दी जाती है, तो वो सीबीएम्स भी आपकी तरफ से नजर नहीं आ रहे। कुछ क्या कहेंगे इस पे? मैं पहले तो सिर्फ हसन अयूब की एक बात में ना खैर पढ़ दूं। इस सादिक भी कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। यानी थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा हप तू एक तरफ बात करें कि इलेक्शन कमीशन ये हो गया, दूसरी तरफ कहें इलेक्शन कमीशन मजलूम है। कड़वा थू और मीठा मीठा हप कहते हैं, उल्टा कर लें इसको, मीठा मीठा हप और कड़वा थू। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपके सामने रख दूं। मैं 5 जून से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। बड़ा अच्छा मौका था ये जो वोट को इज्जत देकर नारा लगाते थे ना। 9 मई करने के बाद 5 जून आया नाज़र साहब। देखिए, मैं एक बात आपके सामने रख दूं। 9 मई के वाक़े की हमने पुरजोर मजम्मत की है, लेकिन 9 मई का वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालने पे इत्तेफाक ही नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना हमारे पास कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है, डायरेक्ट होगी इनडायरेक्ट एविडेंस, जब किसी कोर्ट में जाएगी कोर्ट तय कर देगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। सवाल बड़ा वाजे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ये कहा जा रहा है ना कि पता नहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक चली गई है, फौज के खिलाफ है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई डोंट थिंक सो कि किसने कहा है। बिल्कुल जहां कहीं हालात ऐसे बनेंगे मुल्क के साथ जाने के, तो मुल्क के साथ खड़े होंगे, याद रखिएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, क्या कौम जो 85 का प्रोजेक्ट जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के सर में बन के आया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया उसको, और उस आदमी को उठाकर वो देखिए कैसा निजाम है। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा, जिसको आप गद्दार कहते हैं, उस मुल्क से निकल ना सका, और नवाज शरीफ जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये मुहब्बे वतन है, इसको निकालते भी हैं,
फिर वापस ले आते हैं, निकालते भी है फिर वापस ले आते हैं, और अभी सिस्टम का चहीता बना फिरता है। खुदारा ये चहीतों में से निकल आए, मुल्क के लिए सोचे, और मुल्क का सोचने का एक ही हल है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जो जिसका राइट, जो कौम जाना चाहती है। यानी मैं और आप, मेरा कोई फैसला बदलने वाला तो नहीं है। 9 मई की अगर जो कसूरवार है, जब आप ओपन वोट डालने देंगे, वोट नहीं डालेंगे ना आप, लेकिन आप कौन होते हैं आपस में बैठकर तय करने वाले कि आप इसको अपनी मर्जी से हम इस तरह करेंगे, आप उस तरह, वो नहीं हो सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह है। हमें 4 चीजें अब तय कर लेनी चाहिए। यानी ये जो इलेक्शन कमीशन जिसकी बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो अब को डाउट रह गया, मुझे कहने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये बायस्ड है, और ये पीडीएम को यानी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का सहूलत कर रहा है। उन्हीं के लगाए गए बंदे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, उन्हीं के लगाए गए बंदे हर जगह ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, कहीं किसी जगह। और आप अब ये हम नहीं बात कर रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, ये बाकी भी बातें। और जब देखा कि हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड पे लगा लिया, दीवार के साथ लगा लिया, लोग आए नहीं, उनका ख्याल था नॉमिनेशन पेपर नहीं आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गए, तो हम तो उन्हें समझ कोई नहीं आ रही क्या करना है। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, जो तजर्बे करने थे कर लिए, छोड़ दे इस बात पे। अब कौम को मौका दे वोट डालने के लिए, जो वोट डालता है, जिस तरह वोट डालता है, साफ और शफाफ इस प्रोसेस को जाने दे, और जो आ जाएगा उसको। सीधी सी बात है, हमने तो इसीलिए नवाज शरीफ पे बराह रास्त एतराज़ भी दाखिल। चले साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये पॉइंट जो है कि विदाउट दिस रिप्रोचमेंट जो बात हम कर रहे हैं, पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा, ये लगारी साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी। एक छोड़ लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, 9 मई के बाद कोई हकीकी रिप्रोचमा की कोशिश ना करना, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ना लेना, बल्कि जो एक सिचुएशन इंसेंस हो रही थी, जो हर्जा सराई हो रही थी, उसमें कोई उस तरह कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी मैंने तस्करा किया जो वर्चुअल जलसा था, उसमें जिस तरह 2 लोगों को फ्री स्पेस दी गई, बाहर बैठे हुए थे वो, उन्होंने आके अपने तासुरात का इजहार किया, स्पेशली वीज़ा वी द एस्टैब्लिशमेंट। क्या पीटीआई का फ्यूचर उसके बाद है, या आप समझते हैं कि एक स्मोक स्क्रीन है जिस तरह आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल भी पीटीआई का ही है, और अगर आपका ख्याल है कि किसी और का है तो मुझे नजर नहीं आता। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मुझे जनरल आसिम मुनीर की नीयत पर जरा सा शायबा तक नहीं है, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। और मुझे तमाम कोर कमांडरों पर भी कोई ऐसा एतराज नहीं है, वो सारे काबिल एहतराम हैं और पाकिस्तान के सिपाही हैं और सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हाइब्रिड रिजीम के लिए, जो इस रिजीम के लिए जिसको 2018 में लाया था, दोबारा लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। और ये सब कुछ वही है जिसके बारे में ये बताया गया कि जनाब ये कहां से जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया भी मैनेज होता है। अल तहरीर में हमने देखा था कि कैसे मैनेज हुआ। ये बहार अरब कैसे, जो खिजाएं अरब चली वो बहार अरब बन गई, जो कैसे बनी थी, वो यही लाडले थे जिन्होंने पूरे के पूरी अरब दुनिया को शुमाली अफ्रीका के एक मुल्क से लेकर और यहाँ पर अरब के तमाम मुल्कों तक, शाम तक आ गए थे, और शाम तक सब कुछ बदलने के लिए चल रहे थे। लेकिन उनकी शाम में और उसमें यमन में नहीं चल सकी है जो बाहर अरब बुलाना चाहते थे। और उसने कहा था ना, हिलरी क्लिंटन ने, वी केम, वी सॉ, वी एलिमिनेटेड, वो आई और उन्होंने देखा, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। गद्दाफी एलिमिनेट हुआ, ज़ैनुद्दीन अली का एलिमिनेट हुआ, उसके बाद जो है ये यमन में आकर उसको एलिमिनेट किया। लेकिन उसके बाद जो है वो एक शदीद किस्म का तनाज़ा हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि सहूलतकारी जारी है। ठीक है, ये शहजादे लाडले प्यारे की इस वक्त सहूलतकारी हो रही है। ठीक है, जब ये कागजात रिजेक्ट करते हैं तब भी सहूलतकारी होती है, ताकि ये दोबारा बहाल होकर आए तो इनको जो है वो हार पहनाए जाएं और इनको जो है बाकायदा इनके तख्तियां लगाई जाए और कहा जाए कि पॉइंट आ गया आपका। लगारी साहब आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब, आप भी ये समझते हैं कि एक जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं कि जी बकौल उनके
कि कोई एक ड्राई क्लीनिंग सर्विस, और इस तरह PMLN के भी आजकल जो है वो बहुत बयानात आ रहे हैं कि शायद कोई ड्राई क्लीनिंग सर्विस जो है वो कार फरमा है, या आप समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब तक कुछ रिप्रोचमान नहीं होगा, क्योंकि बहुत हम आप भी सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप भी हम भी बात करते हैं, 9 मई को कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद जो है क्या आप रिप्रोचमान समझते हैं या PTA का फ्यूचर कुछ समझते हैं कि हो सकता है? देखिए, फ्यूचर तो मुस्तकबिल के हाल के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनके अपने सियासत में ना आपके एक्शंस होते हैं, फिर उसका रिएक्शन होता है। 9 मई भी इनका एक एक्शन था, फिर जिस पर रिएक्शन स्टेट ने दिया। तो अभी इनको भी, यानी जो जैसा आप कह रहे थे कि CBMs होने चाहिए, CBMs अभी तक उनकी तरफ से दिखाई कोई नहीं दिए। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है सेल करने को। अगर आप देखें कि फरवरी 8 के जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो विक्टिम कार्ड सेल कर रहे हैं कि हम मजलूम हैं, लुट गए, पिट गए, मार दिया हमें। उनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं दिखाने को, यानी पौने 4 साल की कारकर्दगी थी नहीं कोई। अगर कारकर्दगी वो दिखा सकते हैं तो वो 9 मई की दिखा सकते हैं कि हमने रियासत पर हमला कर दिया। अगर उन्हें देखा जाए तो उनके पास तो यही कुछ है दिखाने को। तो ऐसी सूरत हाल में वोट उनको क्यों मिलेगा? अब वो वोट अपने आप को मजलूम जाहिर करके और विक्टिम कार्ड प्ले करके ले सकते हैं। लेकिन गैलप पोल्स तो दिखा रहे हैं कि ही इज इन द लीड। ये गैलप जो पोल है उसने तो 21 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पॉलिटिशियन बताया था वो तो नवाज शरीफ साहब बताए थे, लेकिन जो गैलप पाकिस्तान है इसको इंटरनेशनल गैलप ओन नहीं करता। प्रॉब्लम ये है। दूसरा, इनका सैंपल जो है, आप भी कंस्टिट्यूंसी में आजकल जा रहे होंगे, मैं वो 3-4 भी मैं वही कह रही हूँ। तो PMLN या पीपल्स पार्टी स्पेशली पंजाब की हद तक अगर देखें तो वो काफ़ी नीचे नजर आते हैं, लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं है कारकर्दगी से। सूरत हाल मैंने लाहौर में सर्वे की है, मैं पिंडी में गया हूँ, मैं इस्लामाबाद के अंदर थोड़ी सिचुएशन फ़र्क है। आप अगर इस्लामाबाद से बाहर निकले ना, मैं लाहौर की बात कर रही हूं, मैं मियां साहब के हल्के की बात कर रही हूं। मैं मियां साहब के हल्के में नहीं गया। मैं गया था, यानी आप ये देखिए एम आलम रोड पर था, मैं लिबर्टी में था, मैं DHA में था। तो वहां जाकर मैंने पूछा तो लाहौर में तो अर्बन सेंटर्स जो है, हाँ जी, वहां जाकर मैंने देखा तो जो सबसे बड़ी चीज मुझे मायूसी की बात लगी, वहां पर तो मेजॉरिटी लोग, यानी तकरीबन 70% या 60-70% लोग थे, वो कहते हैं जो भी आएगा अपने लिए आएगा, हमें कोई गर्ज नहीं है कौन आ रहे हैं, हमने तो पहले भी अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे थे, अभी भी कमाएंगे। यानी इस किस्म की बातें। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें तो जो PMLN थी वो डोमिनेट कर रही थी PTA के ऊपर। मैं लाहौर की बात बता रहा हूं आपको, जिस जगह पर मैं गया हूं। लेकिन यहां पर मैं उस दिन टेक्सला गया हूं, टेक्सला जाके देखा है तो लोग बात नहीं करना चाह रहे PTA की। अब टेक्सला इज नॉट टू फार फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, ये ना बात किया कर यार, तेरे अच्छी नहीं लगती ये बातें मुंह से कही हुई। मैं आपकी तरफ आती हूं, मैं अपने बात से बात बना नहीं सकता ना, बात सुनिए, आप बात कर लें। अच्छा, इकट्ठे आ जाओ, कौन से इलाके में जा रहा है, चलते हैं इकट्ठे में, पता लग जाएगा। PMLN तो बेचारा अब तक चले मुबारक हो, फिर आप इलेक्शन जीत जाएं लाहौर में, और फिर जब आप जीतेंगे तो मिठाई देने के लिए मैं आऊंगा अपने भाई की खुशी से, और आपने ढोल भी बजवाना है, और मैं वहां पर जो है ना अजहर सिद्दीक जिंदाबाद का नारा भी लगा दूंगा। लेकिन बात यह है कि ये दिन लाए तो सही ना भाई दिन पहले। मुझे तो कोई जो मैं सर्वे कर चुका हूँ, अजहर सिद्दीक साहब मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के लिए है क्या जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? क्या क्रेडिट उसके पास? वहां सिवाय डेवलपमेंट तो उन्होंने की है ना। आपने कौन सी मोटरवेज बना दी है, कौन सा एयरपोर्ट बना दिया है, कौन सी बंदरगाह बना दी है, गवादर पोर्ट आपने बना दी है, कौन सा कारनामा है? क्या चीज सेल करने के लिए बताए? प्रोग्रेस में क्या कारकर्दगी है आपकी जमात की? या तो बैठिए ना, वो बात करो जो हकायक के ऊपर है। मैं वो कह रहा हूँ, बताए ना आप, मैं खामोश होता हूँ, आप बताएं। आप अच्छा सिद्दीक साहब आप फरमाए ना, क्या कारकर्दगी क्या आपकी पार्टी की, क्या किया था आपने? दो चीजें समझनी है आपको, एक बता समझना क्या, हमें ग्राउंड रियलिटीज देखनी है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। यानी लाहौर का जलसा किया 21 अक्टूबर को आने के बाद 10% था रेंटेड क्राउड, बाकी 10% क्राउड था, बाकी सारा रेंटेड क्राउड बताएंगे सिद्दीक साहब। PTA की व्हाट डू दे हैव टू सेल? आपने मैसेज में सेल करना है ना कि ये हमने पाकिस्तान में तरक्की की है, तामीर जो है पाकिस्तान में तामीराती काम किए हैं। क्या काम किया है? या सियासत में आ जाओ, मेरी तरह आ जाओ। यूथ के लिए क्या किया है बताइए मुझे। वोट पड़ेगा वो आ जाएगा यार, इसमें परेशानी की क्या बात है? जो वोट पड़ेगा आपने 50 लाख घर बनाने थे ना, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, मंशूर था अपनी जमात का, अमल किया? ओहो भाई हमने अवाम को एक एजेंडा दे दिया ना, मैनिफेस्टो दे दिया ना, वोट अवाम ने डालना है, तूने तो नहीं फैसला करना ना। या अवाम देखेगी अवाम किसको वोट डालती है। विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं वही खेलें, आपको उससे 4 वोटें मिल जाएंगी, वरना आपके पास नथिंग टू सेल। हम पाकिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं, हमें पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं, मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं। आप मजलूम बन जाए,
बेचारे बन जाए। पाकिस्तान अब यही बेचारे इनको वोट डाल दें, बेचारे बन जाए। अब ना हो, बहुत हो गई है तबाही इस मुल्क के साथ, कर दिए थे इन सियासी जमातों ने, 16 सियासी जमातों ने तबाह कर दिया इस मुल्क को। पीडीएम ने 17 महीने में जो किया, आवाम ने सारा कुछ देख लिया है। बस इलेक्शन के नताज को कबूल करना है आपने, ये नहीं कहना कि इलेक्शन के नताज हम कबूल नहीं कर रहे। इलेक्शन कबूल करेंगे, साफ साफ इलेक्शन 100% कबूल करेंगे हम, लेकिन ये जो धांधली हो रही है, प्री पोल धांधली हो रही है, ये नहीं कबूल करते हम। प्री पोल रिगिंग जितनी कर दिया, आज तक इतनी प्री पोल रिगिंग नहीं हुई है जो ये कर दी है। हम साफ साफ इलेक्शन कबूल करेंगे। चले कबूल तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कभी इस मुल्क में जो है वो शायद नहीं हुए। एक हमारी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि कोई इसको कबूल करे, लेकिन नज़र नहीं आता जिस किस्म की वाकई बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। कबूल इस इलेक्शन को किसी ने नहीं करना, शायद हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस ये हों। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आखिरी दिन है 2023 का, और जिस तरह हम जा रहे हैं, जिस नहज पे हम चल रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक स्टेबिलिटी आएगी, एक बेहतरी आएगी, वो पता नहीं किस हद तक आएगी। जिस हद तक पोलराइजेशन है, किस हद तक ये पॉसिबल हो सकेगा। अगेन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ज़रा वो सुनवाती हूँ और फिर लगारी साहब की तरफ जाऊँगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सके। अच्छा लगारी साहब, क्योंकि हुकूमत साजी की बात हो रही है, ये कह रहे हैं जी कोई भी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। उधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जब तक हमें मेजॉरिटी नहीं मिलेगी हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट, जो ये कोalition का एक्सपेरिमेंट है, ये 16 महीने का भी हमने देखा, ये 2008 में भी हमने देखा, पूरी तरह से ये फेल हुआ है। अब अगर इसी तरह का एक भानुमती का कुंभा बनना है और उससे एक्सपेक्टेशन की जो डिलीवर करेंगे, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम ना ही समझें। मेरे ख्याल में यही है। और अगर ये गिलानी साहब ये समझ रहे हैं कि कोई मखलूत हुकूमत बनेगी या इस तरह की हुकूमत बनेगी जिसमें वो बैठकर जो है वो कुछ डिलीवर कर सकेंगे, मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात को रिविजिट करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को। और मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी दुआ होगी कि किसी मखलूत हुकूमत का या किसी भी इस तरह की हुकूमत का जो सिस्टम के बाद, इस इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा ना हो। लेकिन ये क्या तरीका है कि जनाब आप मजलूम भी आप बने और मजलूमियत का कार्ड भी खेलें और लाडलेपन से सारा काम भी करें। क्या सबूत के लिए 9 मई के सबूत के लिए और किसी चीज की जरूरत है कि जब दोबारा लाया गया कोर्ट के अंदर और कहा गया कि जनाब ये 9 मई को क्या हो गया था, तो लाडले ने कहा कि दोबारा मुझे गिरफ्तार करोगे तो यही होगा, दोबारा 9 मई होगा, ऐसे ये कहा था। तो आपको और क्या सबूत चाहिए? 9 मई किसने किया था? वो खुद कह चुके हैं ना कि दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया, 9 मई हुआ, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो दोबारा 9 मई होगा। यूनिफॉर्म किसने लहराए थे? एस्टैब्लिशमेंट के जर्नैलों के यूनिफॉर्म किसने लहराए थे? और फिर ये कि जनाब जिसको मैं चाहूंगा वो होगा आर्मी चीफ, और ये कि किसी गैर मुहब्बे वतन को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। कौन है आपके ख्याल में जो 3 स्टार जनरल बन जाता है और गैर मुहब्बे वतन होता है? आपकी लिस्ट में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जनाब वो इस सतह पर पहुंच जाए और गैर मुहब्बे वतन हो, तो फिर आपके मुहब्बे वतनी का मयार क्या है? वो अपने आप के अलावा किसी को मुहब्बे वतन नहीं समझते। हमारा शक इस बात पर है कि कार्ड किसी और का खेला जा रहा है और बाद में हालात साबित करेंगे कि इसका कार्ड खेला गया है। ये पाकिस्तान को एक नाकाम, एक फेल स्टेट बनाने के लिए ये एजेंडा है इनके पास। ये हाइब्रिड रिजीम आई है कि फेल स्टेट साबित किया जाए। अल्लाह ना करे इनके मुंह से निकला था कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का ख्याल है, कि बल्कि 3 टुकड़े कहा था इन्होंने। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिन आए, लेकिन अगर कोई ऐसा बुरा वक्त होता है उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम किया, जिन्होंने पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। वो यही लाडले थे, जो लाडले हमेशा लाडले रहे, वो कल भी लाडले थे, 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी ये लाडले के तौर पर रहेंगे और इनको लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा हसन साहब,
अगेन एक तो ये बात है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती है, हंग पार्लियामेंट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। दो चीज़ें, एक तो ये कि किस हद तक ये हंग पार्लियामेंट अगर आती है डिलीवर कर सकेगी, प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट कि नवाज शरीफ साहब का एक अपना जो है वो बयानिया है जिसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने काबू किया हुआ है, ठीक है। एंड हिस्ट्री टेल्स अस कि उन्होंने हमेशा जाके जो है वो टक्कर मारी है, ठीक है। किस हद तक वो अपने आप को कंस्ट्रेन कर सकेंगे, और फिर वही इससे सब कुछ जुड़ी है, हमारी स्टेबिलिटी सब इन चीज़ों से जुड़ी है। डॉक्टर साहब, मैंने जो देखा दुबई के अंदर, जो रिस्पेक्ट और जो प्रोटोकॉल जो है नवाज शरीफ साहब को मिला वहाँ पर, वो प्रोटोकॉल उनको पाकिस्तान में भी मैंने नहीं देखा उनके पास। तो एक कुछ तो है कि उनके ऊपर जो आपकी दोस्त ममालिक हैं वो बहुत एतमाद करते हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। तो उसका यकीनी तौर पर जो बेनिफिट है वो नवाज शरीफ साहब अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो उसका पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, उस प्रोटोकॉल की जो डाउन साइड है वो ये है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी पोजीशन में कि आप समझते हैं कि वो जो एहतसाब मैंने करना है मैं वो भी कर सकता हूँ, और वो फिर जो है वो टक्कर मारने के मुतरादिफ होगा। नहीं, मैं वही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अब देखें, बात ये है कि अब उन्होंने एहतसाब करना है या मुल्क को मुश्किल से निकालना है। जो हालात आपके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। आपने अप्रॉक्सीमेटली $75 बिलियन जो है आइंदा 2 साल के अंदर पे करना है। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट आपके ऊपर लटक रही है और आपके जो पैदा होने वाला बच्चा वो भी लाखों रुपए का मकरूज हो चुका है, तो आपने अब मुल्क को निकालना है ना, आपने अपनी इनिंग को एंड करना है। देखिए, दुनिया किसी ने फतह नहीं की। नवाज शरीफ साहब को ये मालूम है कि ये अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप बनेंगे तो वो ये उनकी आखिरी प्राइम मिनिस्टरशिप होगी, इसके बाद नई जनरेशन ने टेक ओवर करना है। तो बात ये है कि उनको फिर मुल्क को अगर डिलीवर करना है, कुछ कर गुजरना है और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है, तो फिर उनको फोकस जो है वो रिवेंज के ऊपर नहीं करना, उन्हें फोकस ये करना है कि लोग याद करें कि नवाज शरीफ था और नवाज शरीफ ने ये किया मुल्क के लिए। अब ये फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है और ये देखना है कि उनको मैंडेट कितना मिलता है। अगर तो उनकी ऐसी गवर्नमेंट बनती है जैसे शहबाज साहब की गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत ना लें, फिर ड्राइविंग सीट शहबाज साहब को दे दें और खुद पीछे चले जाएं। और अगर उनको वैसे ही मिलती है जिसमें वो बाख्तियार भी हैं, फैसले भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर ट्रैक के ऊपर लेकर आ सकते हैं। देखें, टर्की उनको उनके ऊपर एतमाद कर रहा है, चाइना कर रहा है, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो आपका मिडल ईस्ट है, सऊदीया हो चाहे यूएई हो, तो यहाँ से SIFC वाले प्रोग्राम्स भी यहीं पर ही हैं और यहीं से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं होंगी। तो ख़त्म करने के लिए फिर उन्हें कोई और नई चीज़ इस तरह की देनी पड़ेगी, और ये ही टेस्ट है नवाज शरीफ का कि वो मुल्क को क्या देके जाते हैं। अच्छा, अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आती हूँ, क्योंकि एक जो इस वक्त अगेन इलेक्शन डे से पहले जो इस वक्त ऑप्टिक्स बन रहे हैं वो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक पर्टिकुलर पार्टी को फैसिलिटेट करने में इस वक्त जो है वो बिजी है। इसमें आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग दैट। लेट्स सपोज ये पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रही है जी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनती, इसी तरह की हुकूमत बनती है, फ्यूचर क्या है इसका? देखिए, मैं एक बात कहूँ, हसन भाइयों की तरह से है, पिछले 40 आप दोनों हर बात करने से पहले डिस्क्लेमर क्यों देते हैं ऑन अ लाइटर नोट? है ना, वो जरूरी है, जो कि हसन भाई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत है। नवाज मुझे खाने खिलाते हैं इसलिए भाई कहता हूं मैं इनको। ठीक है, अब वो इसलिए ना, अच्छा वो वजह देखिए, बात को समझना है, वो खुद ही अपनी बातों में बहुत कुछ मान गया कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आप सबको हमें समझ आ जाना चाहिए कि नवाज शरीफ को लाने वाले कौन है, किस लिए लाए हैं। वो 3 एजेंडे हैं, एक इसराइल को तस्लीम करवाना है, एक इस मुल्क में जो इस्लाम और जो बाकी चल रहा है ये लिबरलिज्म। आप मैं 2013 का एजेंडा जानता हूं इनका, इन्होंने लिबरलिज्म लाने के लिए सालम और सब लोगों को जो लेके आए, जो कुछ किया, इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ। आप क्या लेके आएंगे? इनके पास तो कहने कुछ नहीं। यानी जो पार्टी बड़ी बातें करती थी, मैंने पूछ रहा हूं, हर प्रोग्राम में पूछता है, इनके पास एजेंडा क्या? कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास। उसकी इब्तिदा की थी, एक्सपोर्ट कहां से ले गया, लोकल इंडस्ट्री कितनी ग्रूम की, और आपने फिर उसके बाद देखे लंगर खाना, मुसाफर खाना, हेल्थ कार्ड, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो आम आदमी आप याद करते हैं। साहब, बिल्कुल लंगर खाना, वो सारी चीजें शुरू की, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, बहुत अच्छी थी, पर कैपिटा बताए ना किधर गई आम आदमी की? पर कैपिटा तो गिर गई। मैं बता देता हूँ, नहीं देखिए 4 चीजें बड़ी अहम है। कोरोना आ गया, या हम सबने देखा 2 साल कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ, आते ही आपकी गिरी थी पर कैपिटा इनकम। कोरोना से हमने इकोनॉमी तबाह हाल है, इकोनॉमी हमने उठाई
जो ये नवाज शरीफ बैठ के इकोनॉमी तबाह करके गया था, रिकॉर्ड में देखे ना, ये बातें बड़ी करते हैं कि जनाब डॉलर हमसे यहाँ ले गए, अब डॉलर आपके सामने है, 17 महीनों में यही ले गए ना डॉलर, कहां से कहां लेके चले गए। ये 17 दिमाग बैठे हुए थे, 17 दिमाग इस मुल्क ने। वजह क्या है कि इनके एजेंडे हैं अपनी जात की हद तक, लूटो फुटो खाओ और चले जाओ। मुल्क के लिए जो 40-70 सालों से इन्होंने सोचा कुछ नहीं है, वो बैठ के ये सोचना चाहिए था। वो अब इनके पास कोई नहीं जाने वाला। अब दुनिया जो है ना, दुनिया समझती है कि इसको, यानी मिसाल के तौर पर आप देख ले, अफगानिस्तान आपके साथ ही है ना, कब आजाद हुआ है, और उसकी आप देखे इकोनॉमी देख ले और उसकी स्टेबिलिटी देख ले, उसकी करेंसी की क्या है। इंडिया देखे, इंडिया, ये बात सही है, देखे इमरान खान ने देखा कि अमेरिका के साथ रहकर इस पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। आज देखे ना, इंडिया जो है वो रशिया के साथ चला, कहां से कहां बात चला गया। सीपैक आगे ले जाना चाहते थे, सीपैक आगे जाने नहीं दिया गया। क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज करना है, शायद कुछ क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। क्विकली नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा। और देखें, इतना दूध और शहद की नहरें थी तो IMF प्रोग्राम में छोड़ के गए हैं मुल्क को, और जब छोड़ के गए हैं तो उस वक्त जब इन्होंने PDL जो है वो 50 रुपए बढ़ानी थी, 30 रुपए पर लीटर कम कर गए, उससे जो IMF वाले ऑफेंड हो गए, मुल्क का सत्यानाश कर गए, और उसका भुगतना ये पड़ा कि एंड में IMF को ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स कहने लगे प्रोविंसेस के कि आप हम इनकी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेंगे। अच्छा चले, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। आखिरी प्रोग्राम है 2023 का, और आई एम होपिंग अगेंस्ट होप ये इलेक्शंस हो तो इस इलेक्शन के बाद जो है वो स्टेबिलिटी आए, जो हम इस मुल्क में वी आर इन डायर नीड ऑफ दैट स्टेबिलिटी। लेट्स होप कि वो स्टेबिलिटी आए और 2024 एक अच्छा साल हो इस मुल्क के लिए। इस उम्मीद पे मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।